कैसे हो बेटा आप लोग। तो आपने पीछे का टॉपिक देख लिया है। आज का डिस्कशन इस बात पर है कि हमें एनसीईआरटी के पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस यूज करके अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता दूंगा। और मैं सबसे पहले आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फील होती है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि मैंने एक वीडियो डाली थी, एक सेशन डाला था जिसमें मैंने बोला था कि 90% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। उसमें से कई सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से एक रीजन है एनसीईआरटी की गलत अप्रोच। अगर आप भी ये फील करते हैं कि आपको सही अप्रोच आती है तो एक बार सेशन को देखना, आपको समझ में आएगा कि कहां पर और इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको नहीं आती अप्रोच तो ये आपको हेल्प करने वाली। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर आप देखें ध्यान से, मुझे ये प्रॉब्लम दिखती है जो बच्चे फील करते हैं कि सबसे पहले उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी लाइन पर निशान लगाना है, मार्क करना है, रीड करनी है। क्योंकि टॉपर को तो देखते हैं ना, उसकी रील देखते हैं, कहते हैं यार उसने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी, लाल पीली एनसीईआरटी। पर हमें नहीं समझ में आता कि कौन सी एनसीईआरटी कितनी बार, मतलब रीड करने के बाद कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात उनको यह नहीं पता चलता कि चैप्टर के साथ करनी है तो बहुत समझ आती है, बाद में करते हैं समझ कम आती है, तो कैप बीच में से पढ़नी है, बाद में से पढ़नी है, और कितनी बार पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंट फील होगा, और कब, क्या एग्जाम से पहले हम पढ़ पाएंगे, एक दिन पहले, ये सारी प्रॉब्लम हमें फील होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको समझना है कि जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं, जैसे मान लो ये एक पैराग्राफ है, मान लो ये पैराग्राफ किसका है, फ्लैजिला नाम के एक टॉपिक का पैराग्राफ है। यहां पर जो लाइन लिखी है ना, हर एक लाइन मुझे एनसीईआरटी की फील होनी चाहिए। अब फील होने का क्या मतलब है? फील होने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर मेरे दिमाग में इमेज बननी चाहिए। जैसे पहली लाइन कहती है कि माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो सीलिया फ्लैजिला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर हो गया, और बीच में ये कोर को एक्सोनीम कहते हैं, वो बात यहां लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए चीजों की। अगर वो नहीं बन रही है तो आप एनसीईआरटी ना फील कर सकते, आप चाहे उसे 30 बार पढ़ लो, आपको वो नहीं आई है। दूसरी चीज जो मैं फील करता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये फील एनसीईआरटी करने में एक दिक्कत आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां लिखा हुआ है रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, किसकी बात कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये जो वर्ड है ना, ये वो रियल में कई बार नहीं समझ पाते। जैसे यहां पर लिखा है पेरीफेरल, मान लो एक जगह लिखता है पेरीफेरल, एक जगह लिखता है रेडियली अरेंज, एक जगह लिखता है 9+2 अरे। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे उनको कई बार प्रॉब्लम होती है। तो हमें यह समझ में आता है कि एनसीईआरटी जब पढ़ो तो आपको फील आना चाहिए, पर फील आने के लिए मुझे टॉपिक समझ में आया हो, प्लस उन छोटे छोटे वर्ड्स जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग भी मुझे आते हो, तब मैं रियल में एनसीईआरटी को फील कर सकता हूं। ऐसा मेरी समझ बनती है। और क्योंकि एज अ टीचर हमें तो समझ आ रहा होता है वो क्या लिख रहा है, तो हम आसानी से जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं आपके कंपैरिजन में। तो ये कैसे होगा आपके साथ, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा वो आता है कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको समझाता हूं। एनसीईआरटी बेटा आपकी एक टेक्स्ट बुक है जिसमें एक्चुअल में क्या दे रखा है। अगर आप देखो, कुछ चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में टॉपिक्स हैं, और टॉपिक के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एक डाटा है। कॉन्सेप्ट समझे बिना याद नहीं होगा, डाटा आपने कॉन्सेप्ट के बाद याद करना होता। कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि डाटा डाटा रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट कम समझ आएगा, चल जाएगा। वो कब अप्रोच करते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ एनसीईआरटी कर लेंगे तो हो जाएगा। ये वो बच्चे होते हैं जिनके कमेंट ये आते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लूंगा हो जाएगा। अगर तूने लेक्चर नहीं देखा, अगर तूने नोट्स नहीं बनाए तो एनसीईआरटी नहीं होगी। मैं तेरे को क्लियर बता देता हूं, मेरी बात समझ। क्योंकि एनसीईआरटी फील करने के लिए तुझे वो आनी चाहिए, वो तेरे को आनी चाहिए। वो आएगी कब? जब तूने वो टॉपिक समझा हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको ये समझना है कि एनसीईआरटी एग्जैक्टली क्या है, कॉन्सेप्ट और डाटा है। डाटा तब याद होगा जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कॉन्सेप्ट समझ आए बिना डाटा ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। तो पहला डाउट तुम्हारे को क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी बिना चैप्टर समझे नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं। सबसे पहली चीज, क्या मेथड होना चाहिए। मान लो मेरे से कोई पूछे कि मेथड क्या होना चाहिए, देखो क्लियर मेथड है। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। कोई भी लेक्चर हो, मेरा हो, किसी और टीचर से पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका लेक्चर देखा। लेक्चर देखने के बाद आपने क्या करना है? उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़नी। अगर आप सीक्वेंस गलत फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर देखा एनसीईआरटी पढ़ी मत करो। लेक्चर देखो, एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी ऐसे चुटकियों में समझ में आएगी। रीजन क्या होता है?
एनसीईआरटी उन्हीं लाइनों के अराउंड लिखी रहती है। अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड टीचर से पढ़ते हो तो लेक्चर देखो, नोट्स रिवाइज करो, तब एनसीईआरटी पढ़नी है। और अच्छा सर, ये तो तब है जब हम लेक्चर देख रहे हैं, और अगर हमने लेक्चर नहीं देखा फिर क्या किया? मान लो लेक्चर आपने अभी देखा, अब आपको 2 महीने बाद रिवाइज करनी है, तो क्या करोगे? तब भी आपको नोट्स रिवाइज करके एनसीईआरटी करनी है। मेरी बात समझो ध्यान से। अब आपको डाउट, दूसरे डाउट का आंसर कुछ मिल रहा है, दिमाग में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन के समय एनसीईआरटी करनी है क्या? तो बिना नोट्स रिवाइज करे एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको समझ कम आएगी। मान लो आपको कोई टॉपिक, मान लो आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, कोई टॉपिक फंसने लगा, उतने पार्ट का लेक्चर आपने फिर देख ही लिया, मान लो 15-20 मिनट का, फिर आपने नोट्स रिवाइज की, अब आप एनसीईआरटी, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी पढ़ो आपके दिमाग में वो इमेज बननी चाहिए चीजों की, अगर वो नहीं बन रही तो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। ये क्लियर हुआ? तो जब भी एनसीईआरटी पढ़नी है उससे पहले नोट्स रिवाइज करने हैं। एक थ्योरी क्लियर हो गई, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ जरा, आ जाओ। अब आते हैं बेटा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने 12th के बाद ही समझा नीट क्या होता है। ऐसे बैकग्राउंड के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसे बच्चे, जो कोई भी हो बेटा, मैं भी हूं उसमें से, जिनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, वो क्या करें, जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, मान लो आज मैंने सीलिया फ्लैजिला पढ़ाया, तो आप उतने टॉपिक की एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ो। रीजन क्या है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है अभी कि आप पूरी 20 पेज एक साथ समझ पाओगे। आपको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में समझना है। ये वाला क्लियर हो गया? किन बच्चों को पहले मतलब पूरी एक साथ पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी? जिनके 450-500 नंबर है, जिनकी इंग्लिश पे थोड़ी कमांड है और एक बार में बड़े बड़े पैराग्राफ समझ आते हैं, वो चैप्टर खत्म करे पूरे लेक्चर देख के, नोट्स रिवाइज करे, फिर एनसीईआरटी एक साथ पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे, मान लो मैंने सीलिया फ्लैजिला का एक पैराग्राफ लिया, मैंने पहले उसका लेक्चर देखा था आज, उसके नोट्स रिवाइज किए क्योंकि आज ही पढ़ाया है, मैंने वो पैराग्राफ पढ़ लिया। अब उस पैराग्राफ में कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट थे जिनकी इंग्लिश मुझे फंस सकती थी, उसको मैंने पेंसिल से लिख लिया। क्यों लिख लिया? ताकि जब मैं दोबारा रिवाइज करूंगा तो उसका मीनिंग मुझे समझ में आएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये वाली अप्रोच काम करती है, और यही चीज हम मंथन 2.0 में करते भी हैं। हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के बाद एनसीईआरटी खुद समझाते हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत सारा बच्चा वीक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। एंड नीट का एग्जाम एक मतलब पेशेंस वाला एग्जाम है, वही सिलेक्ट होता है जो ज्यादा एफर्ट करता है पेशेंस के साथ। क्लियर हो गई बात? तो इन दोनों में से जो भी अप्रोच आपको ठीक लगे, आपकी वोकैबुलरी आपको लगता है ठीक है, वोकैबुलरी मतलब इंग्लिश के वो वर्ड्स घूमते हैं जैसे इनकॉन्स्पिक्यूअस, यूबिक्यूटस, एक जगह लिख देता है कि मतलब कॉस्मोपॉलिटन, एक जगह लिख देता है कॉग्नेट टीआरएनए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर ऐसी ऐसी लाइनों को लिख लो पेंसिल से, अगर आप टुकड़ों में पढ़ रहे हो। उसके बाद जब इकट्ठी पढ़ोगे तो ये अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक साथ नहीं पढ़नी, आपने पहले टुकड़ों में समझनी है, बाद में एक साथ पढ़नी है। ये वाले टुकड़ों में भी समझ सकते हैं, पर इनको एक साथ पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी थोड़ी सी मार्क्स अच्छे आ रखे, आपको पता है एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आपको जल्दी समझ आएगी। अगर आपको जल्दी समझ आती है तो एक साथ पढ़ लो, धीरे समझ आती है तो टुकड़ों में ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है बेटा कि ये एग्जांपल से मैं दिखा रहा था आपको कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि भाई 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगे हैं, ये कार्टव्हील जैसे हैं, ये दिमाग में बनना चाहिए, बिना समझे नहीं आएगा। अब आते हैं हम तीसरा, हाउ मेनी टाइम पढ़नी है। मैं आपको समझाता हूं। लेक्चर चल रहा है, ठीक है सर, लेक्चर देखा, टुकड़ों में एनसीईआरटी पढ़ी, चैप्टर खत्म हुआ, सुनियो ध्यान से, नोट्स रिवाइज किए 2 बार, अब एनसीईआरटी मैंने 2 बार पढ़ी, बिल्कुल फील होगी। चैप्टर के साथ तो पढ़ी टुकड़ों में, चैप्टर खत्म हुआ, क्या करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस भी बना लो, अब पढ़ो, एकदम इमेज सेट होती जाएगी दिमाग में, 2 बार पढ़ लो। अच्छा, अब रिवाइज करते वक्त क्या करना है, जब भी टेस्ट हो नोट्स रिवाइज करके एनसीईआरटी रिवाइज करो। कम से कम आप 2 से 3 बार टेस्ट के टाइम पर पढ़ो। टेस्ट का टाइम मतलब एक टेस्ट में 2 बार नहीं कह रहा हूं, हो सकता है ना साल में 2-3 बार टेस्ट दिया उस चैप्टर का, वो पढ़ो। उसके बाद आपने 2 बार पढ़ी है चैप्टर, तो कम से कम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी, एक बार टुकड़ों में, बाकी ऐसे। इतने में एक अच्छे बच्चे का मतलब एक अच्छा ठीक आईक्यू वाले बच्चे को आ जाती है एनसीईआरटी। उसके बाद क्या करना होता है, जब भी टेस्ट दो नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी की जरूरी डाटा उठा के आपने नोट्स में लिख दिया। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी खोलने का मन जरूर करता है, वो डाटा एनसीईआरटी में मार्क करते हैं। दूसरी चीज, मैक्सिमम कितनी बार, जितनी बार में आपको फील ना आए,
फील क्या होगा, आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। एकदम क्लियर है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको वो बताने जा रहा हूं, प्लीज वो ध्यान रखना, जो मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस है। देखो क्या है, ये देखो, सबसे पहले आपको बिना रिवाइज करे एनसीईआरटी नोट्स रिवाइज करे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपको एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है। ये किनके साथ होता है? जिन्होंने 2 महीने बाद रिवीजन स्टार्ट करी और डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करी। मुझे बताना कमेंट में, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। दूसरा, कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ शब्द डिफिकल्ट होते हैं, तो कोशिश करो पूरी लाइन या पैराग्राफ एक साथ समझने की। वो वर्ड फिर याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? उसका मीनिंग पेंसिल से लिख लो, पर कोशिश करो लाइन समझने की। लाइन में वो वर्ड फिट होके सही मीनिंग देता है। ठीक है? क्या होता है, कई बार एनसीईआरटी का डाटा मैच नहीं करता, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। जैसे उनको लिखता है कि सेल वाले चैप्टर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, क्या यार ऐसा गलत है। सेल साइकिल की समरी में लिख रहा है कि यार क्रोमोसोम डबल होते हैं, जबकि डीएनए डबल होता है। तो कई बार क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा वो क्या कहना चाह रहा है। हर जगह झगड़ा करने से, चीजों में अड़ने से नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव, मैं फिर बोल रहा हूं, फील करना चाहिए उसको, एनसीईआरटी को। एक और चीज क्या है बेटा, एनसीईआरटी समझने की कोशिश करो जब भी रीड कर रहे हो। बहुत सारे मतलब बच्चों के गलत कॉन्सेप्ट है, लास्ट में जाके जितनी बार रीड करोगे याद रह जाएगी, एग्जाम में कभी याद नहीं आती। एग्जाम में तभी याद आती है जब तूने समझ के पढ़ी है, नहीं तो नहीं याद आएगी, चाहे जो कुछ भी कर ले। दूसरा चीज क्या है, लास्ट के 1-2 महीने में डाटा रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट 4 से 5 बार में दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है? ये मेरा थॉट है एनसीईआरटी का, आप क्या समझते हैं? आपको लगता है आपको कोई और डाउट हो रहा है, प्लीज लिखिए। ठीक है? आप हिंदी मीडियम के, आपको दिक्कत है, आप प्लीज लिखिए और मुझे बताइए कि वो जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें और किस टॉपिक पे, कैसे नोट्स बनाने हैं, कि आपको नोट्स को कैसे रिवाइज करना, उस पर बात करना चाहते हैं। सिलेक्शन डायरी करके मैं एक सीरीज रन कर रहा हूं, जहां पर मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प करूंगा। और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जो बच्चे आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन और जिनको फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लास 11th में होंगे, उनको 12th में ज्यादा फायदा होगा इन चीजों से। उनके साथ जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं एक चीज और बता देता हूं बेटा, मंथन 2.0 में हम लोग अपने हिसाब से उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं कि एक वीक बच्चे को कैसे हम पढ़ा सकते हैं। अभी बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है और आज शायद मैं 4th क्लास पढ़ा रहा हूँ सेल की। ठीक है? और बैच में मिलते हैं। जो बच्चे बैच वाले देख रहे होंगे, मजा आ रहा है आपको, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए रेदर रटने के। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।